गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे बच्चों और शिक्षक साथियों। आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक पौधों के भाग एवं उनके कार्य, इट मीन्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड देयर फंक्शंस, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण वीडियो बना रहा हूँ जो कक्षा 4 से लेकर के क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही जो मेरे शिक्षक साथी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो उनका एक टॉपिक है, साइंस में एक टॉपिक है ये, जिसमें से 1 नंबर परीक्षा में आता है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे बातों को। जो कि वीडियो है आप फॉरवर्ड बैकवर्ड करके भी अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने ये कोशिश करी है कि लगभग इस टॉपिक के सभी महत्वपूर्ण बिंदु छूटे ना, और कुछ मैंने महत्वपूर्ण नोट्स भी तैयार कर रखे हैं। उसी नोट के माध्यम से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। नोट को तैयार करने में मुझे लगभग 2 दिन लगे हैं। इसका माध्यम एनसीईआरटी बुक, टेक्स्ट बुक और ऑनलाइन कई सारे मटेरियल जो महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सारे बिंदु इसमें समेकित हैं। तो सभी बच्चे वो भी ध्यान देंगे, क्योंकि क्लास 4 की साइंस से लेकर के क्लास 12 तक की साइंस का मैटर आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। जो 12th के बाद यदि आप कंपटीशन करते हैं तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आपकी बुक में है, उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आप ध्यान नहीं देते हैं। तो कृपया ध्यान दीजिएगा और वीडियो को सुनिए, लाइक करिए, और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो दूसरे मित्रों को भी रिक्वेस्ट भेजिए कि वो भी इसको सब्सक्राइब करें। और जैसा कि मैंने 2 वीडियो इसके पहले भी जारी किया है, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 1000 सब्सक्रिप्शन होने के बाद मैं टोटली ऑनलाइन मोड में चला जाऊंगा और पूरा स्टूडियो सेटअप करूंगा, जिससे कि ये सारे मैटर मैं डिजिटल एआई बोर्ड पे पीपीटी के माध्यम से बनाऊंगा और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। और इसमें यदि 1 महीने का टाइम लगता है तो 1 महीने पश्चात ये काम करूंगा। 10 दिन में आप लोग 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, आपको मेरा मैटर समझ में आता है, महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो 10 दिन में ही कर दीजिए। मैं 11वें दिन में आपसे वादा करता हूँ कि मैं स्टूडियो सेटअप कर लूँगा। ठीक है, अब टॉपिक पे चलते हैं। पौधों के भाग एवं उनके कार्य, यानी कि पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ प्लांट, इसमें क्या है ध्यान दीजिएगा। एंड देयर फंक्शंस, एंड देयर फंक्शन, पौधों के भाग एवं उनके कार्य। सबसे पहले पौधों में आप रूट देखेंगे। मैं रूट से स्टार्ट करूंगा, तो रूट के बारे में आप जानेंगे। रूट क्या होता है? कोई प्लांट है, ये जमीन के नीचे पौधों की रूट पाई जाती है, और जमीन के ऊपर पौधों का स्टेम, ये आपका स्टेम हो गया, ये आपका रूट हो गया। ठीक है, तो स्टेम के ऊपर, स्टेम में लीफ लगे रहते हैं, फ्लावर एंड सीड, फ्लावर होते हैं, फल होते हैं, फल फूल, ये सारे आपके ज़मीन के ऊपर होते हैं। रूट कितने टाइप्स का होता है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले तो इसका फंक्शन समझ लीजिए कि जड़ों के क्या कार्य हैं। रूट्स प्लांट को भूमि में जमाए रखता है, बांध के रखता है, और मिट्टी से जल और पोषक पदार्थों का एब्जॉर्प्शन करता है। इट मीन्स कि जो जड़ है, इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जमीन से पानी को एब्जॉर्ब करना, और न सिर्फ पानी, कुछ मिनरल्स भी होते हैं, कुछ पोषक तत्व होते हैं, इसका भी एब्जॉर्प्शन जड़ें करती हैं। ठीक है, इसमें आपको बताऊंगा ये जो सीड है, सबसे पहले क्या है? सीड है। ठीक है, आप सीड में देखेंगे कि जब इसको एक डिफिनिट टेम्परेचर और नमी मिलती है
यानी कि लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आप आसपास जब इसको टेम्परेचर और कुछ मॉइस्चर मिलता है तो ये सीड जर्मिनेट करता है। ठीक है, जर्मिनेट करेगा तो नीचे इस सीड का रेडिकल क्या बनता है, रेडिकल बनता है। और इसी रेडिकल से सीड के, ये सीड है आपका, सीड से बना रेडिकल से ही रूट बनता है। रेडिकल से क्या बनता है, रूट यानी कि जड़ बनता है। और ये जड़ ये सनलाइट यानी सूरज की रोशनी के विपरीत दिशा में ग्रो करता है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, और ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग ग्रो करता है। ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण करते हैं इसको, इसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, इसकी दिशा में मूव करता है। यानी जड़ देखते हैं, जड़ का ग्रोथ क्या होता है, जमीन के अंदर होता है, जिधर गुरुत्वाकर्षण की दिशा होती है और सनलाइट के विरुद्ध, सनलाइट के यानी सूरज की रोशनी के विपरीत दिशा में ये ग्रो करता है। ठीक है, अब ये सीड है, सीड से जो रेडिकल जर्मिनेट होता है, आप ध्यान देंगे, ये सीड से जो नीचे साइड में रेडिकल जनरेट हुआ और इससे आपका जड़ बना, और ऊपर के साइड से ये प्लूम्यूल यानी कि ये प्लूम्यूल बनता है। ठीक है, प्लूम्यूल को बोलते हैं हम लोग प्रांकुर। क्या बोलते हैं, आप हिंदी में भी जानते हैं कि आप प्रांकुर बोलते हैं। रेडिकल को बोलते हैं मूलांकुर। क्या बोलते हैं, मूलांकुर। तो रेडिकल के बारे में बता दिया। जो प्लूम्यूल बनता है प्रांकुर, ठीक है, इससे आपका सीडलिंग बन जाता है। सीडलिंग देखिएगा, बीज जब ग्रो करता है तो ऊपर के भाग से ये प्रांकुर बनता है, जिसको प्लूम्यूल कहते हैं। ये थोड़ा सा और ग्रो करता है तो छोटी छोटी पत्तियां टाइप की स्ट्रक्चर बनती है, सीडलिंग कहलाती हैं। और सीडलिंग से फिर काटिलीडन यानी कि इससे पत्ती स्पष्ट रूप से बन जाती है। ठीक है, और ये सनलाइट की उपस्थिति में फिर भोजन बनाना शुरू करते हैं और ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। यानी कि प्लूम्यूल इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग ऑफ अपर पार्ट। ठीक है, ये प्लूम्यूल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और रूट, रेडिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूट। ओके, ये दो चीज क्लियर हो गया आप लोगों को। सीड के रेडिकल से जड़ बनता है जो सनलाइट के विपरीत दिशा में ग्रो करता है और गुरुत्वाकर्षण की दिशा में ग्रो करता है। सीड के ऊपरी भाग यानी कि प्लूम्यूल से, जिसे प्रांकुर कहते हैं, इससे सीडलिंग बनता है। सीडलिंग जस्ट थोड़ा सा पत्ती निकलने के पहले की स्थिति। ठीक है, ये प्रांकुर तो जस्ट जब उसमें से फूटने लगता है सीड से तो प्रांकुर हुआ, उससे थोड़ा सा ग्रो किया तो सीडलिंग बना। सीडलिंग से फिर काटिलीडन का डेवलपमेंट होता है, यानी कि स्पष्ट रूप से पत्ती निकल जाती है। सीडलिंग में क्या होता है, थोड़ा सा तना और पत्ती जो बिल्कुल दबी टाइप की होती है वो सीडलिंग कहलाता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है कि सीड के किस पार्ट से स्टेम और दूसरी चीज बनती है और सीड के किस पार्ट से रूट बनता है। तो ठीक है, ये आप क्लियर कर लिए। सीड के रेडिकल से रूट, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। ये आर फॉर रेडिकल और आर फॉर रूट, आर से याद कर लीजिएगा। और प्लूम्यूल से अपर पार्ट मीन्स जड़ के ऊपर का सारा पार्ट जो भी डेवलप होता है वो प्लूम्यूल से बनता है। क्लियर है, प्लूम्यूल के बाद सीडलिंग के बाद काटिलीडन एंड अदर स्ट्रक्चर। ओके, इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, इसमें जब ये प्लांट ग्रो करता है, यानी कि एक तो नीचे हो गया, जड़ में क्या होता है, इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता है। नो क्लोरोफिल। रूट में कोई क्लोरोफिल नहीं होता है। और इसके अलावा रूट के अंदर आपका नोड और इंटरनोड नहीं होते हैं। जैसे आपके स्टेम में नोड एंड इंटरनोड,
इंटर नोड होते हैं स्टेम में, नोड से क्या बनती हैं, ब्रांचेज बनती हैं, नोड से ब्रांचेज बनती हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, नोड से क्या बनती है, ब्रांचेज, और इंटर नोड दो नोड के बीच का स्पेस होता है, तो ये स्टेम में होता है, स्टेम में होता है, ये रूट में नहीं होता है। ठीक है, रूट में क्या क्लोरोफिल नहीं होता है, नोड और इंटर नोड नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ रूट होते हैं फूड को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, फूड को स्टोर करते हैं जिसको हम लोग ईट करते हैं, जिसको हम लोग खाते हैं, तो ये भी आगे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अब ये जड़ के बारे में आपने समझ लिया, सीड से कैसे जड़ बना और सीड से कैसे अदर अदर पार्ट बना। ठीक है, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे और सम मॉइस्चर जब मिलता है तो सीड जर्मिनेट करता है, रेडिकल बनाता है, नीचे का पार्ट, रेडिकल से रूट बनता है, रूट जो है ग्रेविटेशनल के विरुद्ध ग्रो करता है और सनलाइट सॉरी ग्रेविटेशनल की दिशा में ग्रो करता है और सनलाइट के विपरीत करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और जो उसका अपर पार्ट है किसी भी प्लांट का, वो प्लूम्यूल से ग्रो करता है, प्लूम्यूल यानी कि प्रांकुर, प्रांकुर उसके बाद सीडलिंग बनता है, सीडलिंग से कार्टिलेजन और अदर स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। ठीक है, रूट में कोई क्लोरोफिल नहीं होता है, रूट में नोड और इंटर नोड नहीं होते हैं। ठीक है, समटाइम रूट जो है फूड को स्टोर करता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, पॉइंट थे, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब इसके बाद आते हैं जड़ के प्रकार। जड़ के प्रकार, जड़ के प्रकार में जड़ के प्रकार, टाइप्स ऑफ रूट। इसमें क्या है, सबसे पहले जो है वो टैप रूट है, टैप रूट, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं मूसला जड़। कौन सा जड़, मूसला जड़। ठीक है, ये मूसला जड़ यानी कि टैप रूट क्या होता है, यह मुख्य रूप से द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोटिलेडोनस प्लांट में पाया जाता है। अब एक चीज़ आपको समझा दें यहाँ पे, डाइकाट और मोनोकाट प्लांट क्या होते हैं। डाइकाट मतलब ये टैप रूट मेनली डाइकाट में होता है। डाइकाट मीन्स द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री नाम से स्पष्ट है कि डाइकाट द्विबीजपत्री, यानी कि इसमें दो बीज होते हैं, दो बीज इन द सेंस दो फलक होते हैं। जैसे आपने चने का दाल देखा होगा, चना देखा होगा, मटर देखा होगा, तो मटर जैसे आप भिगोएंगे तो देखेंगे उसमें दो फलक हैं। ठीक है, तो वो डाइकोटिलेडोनस प्लांट हो गया। ठीक है, तो ये जो टैप रूट होता है ये क्या होते हैं, दो फलक वाले, मतलब ऐसे जो बीज जो जिसमें क्या होते हैं, दो फलक होते हैं। ठीक है, इसमें इस बीज से बने हुए प्लांट में टैप रूट पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका जो हो गया चना। ठीक है, चना हो गया, मटर हो गया, जितने भी दलहन टाइप के हैं, दलहन के जो भी यानी कि जिसे हम जो दालें होती हैं सब लगभग इसमें टैप रूट में आएंगी। ठीक है, क्योंकि सारे वो डाइकोटिलेडोनस प्लांट होते हैं। इसमें क्या होती है, एक मान लीजिए अर्थ है, इसके नीचे एक मोटी जड़ जाती है, ध्यान दीजिएगा, ये एक मोटी जड़ जाएगी अर्थ के नीचे। ठीक है, और इससे इससे प्राइमरी हेयर, प्राइमरी रूट, ये आपके प्राइमरी क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट, इस प्राइमरी रूट से ये सेकेंडरी रूट, ये प्राइमरी हो गया, इसे सेकेंडरी रूट, SECON, ये सेकेंडरी रूट होगा। ठीक है, अब इसी सेकेंडरी रूट से टर्शियरी रूट भी निकलते हैं, यानी कि टर्शियरी रूट भी निकलते हैं, यानी कि ये मेन रूट हो गया, प्राइमरी रूट, ये सेकेंडरी रूट हो गया। ठीक है, और इससे जो निकलता है ये टर्शियरी रूट हो गया। जो मेन स्ट्रक्चर है इस रूट का, ठीक है, वो तीन भाग में डिवाइड होता है।
देखना, ये सबसे जो नीचे वाला स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं रूट कैप। ये थोड़ा सा गठीला होता है ऐसे, इसको बोलते हैं रूट कैप। क्या बोलते हैं? रूट कैप। रूट कैप में क्या होता है, ये सेल डिवीजन यहाँ पे फास्ट होता है। रूट कैप में फास्ट सेल डिवीजन होता है, फास्ट सेल डिवीजन। यानी कि इसी में जब सेल लगातार डिवाइड होते रहेंगे तो जड़ें नीचे बढ़ती रहती हैं और उससे प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी रूट निकलते रहते हैं। तो सबसे सेल डिवीजन सबसे फास्ट कहाँ होता है पूरे प्लांट में? रूट कैप में। ठीक है, रूट कैप के जस्ट ऊपर पाया जाता है टैप रूट। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये आपका टैप रूट हो गया। क्या हो गया? टैप। ये यहाँ तक मान लीजिए, यहाँ तक टैप रूट हो गया। ठीक है, ये आपका टैप रूट हो गया। सबसे ऊपर यहाँ पे ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट। ये प्राइमरी रूट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक टैप रूट, और नीचे सबसे नीचे रूट कैप। 3 पोर्शन हो गया इसका। ठीक है, प्राइमरी रूट में रूट जैसे जैसे डेवलप होता रहता है तो प्राइमरी रूट में मैच्योर सेल होती है। यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, जो टैप रूट वाला एरिया है ये जस्ट रूट कैप के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे भी सेल डिवाइड करती हैं, और जो रूट कैप है यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं। कौन सेल होती हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल, जो लगातार डिवाइड करती रहती हैं, और जब ज़्यादा डिवाइड करेंगी तो ज़्यादा जड़ों का ग्रोथ होगा। ठीक है, इसमें रूट हेयर होते हैं। रूट हेयर जो टर्शियरी रूट्स होते हैं उसके ऊपर बहुत बारीक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं रूट हेयर। इनका मेन काम होता है वाटर एब्जॉर्प्शन का। वाटर एब्जॉर्प्शन का, ये क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो रूट हेयर, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट हेयर इज टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बताया कि जो टैप रूट है वो डाइकाट प्लांट में पाया जाता है। डाइकाट और मोनोकाट 2 प्लांट होते हैं। डाइकाट प्लांट यानी कि द्विबीजपत्री में पाया जाता है। ऐसे बीज जिसमें 2 फलक होते हैं, जैसे चना हो गया आपका, नीम हो गया, सरसों हो गया, आम हो गया, मटर हो गया, गाजर हो गया, ये सब डाइकाटेरियडस प्लांट होते हैं। ठीक है, इसमें एक मोटी जड़ पूरा नीचे आती है। ठीक है, एक मोटी जड़ पूरा नीचे आती है, इसको क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। इसमें से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी रूट निकलते रहते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? चलिए, इसमें जो प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट के बाद आपका रूट कैप हुआ। रूट कैप में मैंने बताया था कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं जो बार बार डिवाइड करती हैं। जो टैप रूट है, रूट कैप के जस्ट ऊपर, ये रीजन ऑफ इलांगेशन भी कहलाता है। यानी रीजन ऑफ इलांगेशन यानी यहाँ से इलांगेट करता है, यानी कि लंबाई में बढ़ता है। ये रीजन ऑफ, मतलब ये वाला पोर्शन पूरा आपका रीजन ऑफ इलांगेशन। रीजन ऑफ इलांगेशन नाम से स्पष्ट है, इलांग होना यानी कि बढ़ना, ग्रो करना। रीजन यहाँ यानी कि यहीं से ग्रो करता है। और जो ये वाला एरिया है इसको रीजन ऑफ मैच्योर सेल बोलते हैं। अभी मैंने बताया था आपको, ये जो ऊपर वाला एरिया होता है यहाँ पे मैच्योर सेल होते हैं, रीजन ऑफ मैच्योर सेल। यानी कि ये लगभग मैच्योर हो चुका रहता है, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ये रीजन ऑफ मैच्योर सेल हो गया। उसके बाद रीजन ऑफ, उसके नीचे रीजन ऑफ इलांगेशन, जहाँ पे वो जड़ लंबाई में बढ़ रही है। और सबसे नीचे आपका हो गया रूट कैप, जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल पाए जाते हैं। इसमें रूट कैप में क्या पाए जाते हैं आप नोट कर लीजिएगा। रूट कैप में मेरिस्टेमेटिक सेल पाए जाते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करते हैं? लगातार डिवाइड होते रहते हैं, लगातार डिवाइड होते रहते हैं, और जड़ जो है ग्रोथ करता है। ठीक, इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, क्लियर? आप लोग फिर से नोट कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए। टैप रूट डाइकाट प्लांट में पाए जाते हैं, यानी कि द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं जिसमें 2 फलक होते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल में आम,
नीम, सरसों, चना, मटर, गाजर आदि। इसमें आप मूंग की दाल भी कर सकते हैं, अरहर की दाल भी कर सकते हैं, चने की दाल भी कर सकते हैं, और जो भी डाइकोटिलेडोनस प्लांट है। एक मोटी रूट होती है जो ऊपर से नीचे जाती है। इसमें से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी रूट निकले रहते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, इसके बाद इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट रीजन ऑफ मैचुरेशन, ठीक है, उसके नीचे वाला पार्ट रीजन ऑफ इलांगेशन, सबसे नीचे वाला पार्ट रूट कैप। ठीक है, रूट कैप, इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, यही रूट कोई ग्रोथ का रिस्पॉन्सिबल होता है। रीजन ऑफ इलांगेशन, ये लंबाई में बढ़ाता है इसको, जड़ को। और रीजन ऑफ मैच्योर सेल, सबसे ऊपर वाला पार्ट जड़ का, जो लगभग स्थिर हो जाता है, यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं होते हैं। इसके बाद आता है एडवेंटिशियस रूट। इसके बाद है आपका सेकेंड एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट क्या है? एडवेंटिशियस रूट में इसको हम अपस्थानिक जड़ भी कहते हैं। अपस्थानिक जड़, टैप रूट मूसला जड़ और एडवेंटिशियस रूट अपस्थानिक जड़। इसमें जड़ें रेडिकल से न निकल करके पौधे के अन्य भाग जैसे तना या पत्ती से निकलती हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जड़ें जो हमने सीड बताया था, सीड का जो रेडिकल है उससे जड़ें बताया था मैंने, रेडिकल से जड़ें निकलती हैं। लेकिन इसमें एडवेंटिशियस रूट में, जैसे मान लीजिए ये कोई प्लांट हो गया, तो इसका तना, इसके तने से ही जड़ें निकलती हैं। इसमें कोई मेन रूट नहीं होता है। ठीक है, तो इसके तने से, या कोई पत्ती है तो पत्ती से ही जड़ें निकल जाती हैं। ठीक है, यह मोनोकाट प्लांट के मुख्य रूप में पाई जाती है। मोनोकाट प्लांट क्या है? मोनोकाट प्लांट मीन्स ऐसे प्लांट जिसमें सिर्फ एक ही फलक होते हैं बीज में। जैसे आपने राइस देखा है, वो मोनोकाट हो गया क्योंकि बीज एक ही होता है, 2 भागों में बटा हुआ नहीं होता। ठीक है, तो ये किस में पाए जाते हैं? मेनली मोनोकाट प्लांट में पाए जाते हैं। इसमें तने से या पत्ती से सीधा जड़ निकलने लगता है। ये मैंने फिगर में बना दिया, तने से जस्ट नीचे जड़ निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई मेन रूट नहीं होता है, जैसे बताया था इसके पहले टैप रूट में मेन रूट होता है। और इसके अलावा इसमें एक तरह का, यहाँ से तने से देखेंगे आप, कभी कोई तने से बेस देने के लिए आपका मक्का में और गन्ने में ये तने से भी एक जड़ निकलती है जो ज़मीन में घुसती है और इसको सपोर्ट देती हैं। ठीक है, तो ये भी स्ट्रक्चर पाया जाता है इसमें। जैसे मेज में मक्का आपने देखा होगा, उसमें उसकी सपोर्ट जड़ होती है, गन्ने में भी होता है ऐसे। ठीक है, इसमें ये तने से या पत्ती से डायरेक्ट जड़ें निकलने के कारण ही इसको हम अपस्थानिक जड़ों को झकड़ा जड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झकड़ा जड़। बड़ा टफ है हिंदी में, आप एडवेंटिशियस रूट ही ध्यान रखेंगे। हिंदी में कभी कभी पूछ देता है झकड़ा जड़, यानी कि फाइब्रस रूट। एडवेंटिशियस रूट को फाइब्रस रूट भी कहते हैं। ये मेनली गेहूं भी मोनोकाट होता है। गेहूं, धान, मक्का, घास, गन्ना और बरगद की जो जड़ें जो लटकती होती हैं नीचे, ठीक है, तो वो भी जड़ें आपकी एडवेंटिशियस रूट हैं। रूट क्या होता है? स्टेबिलिटी के लिए, प्लांट की स्टेबिलिटी के लिए, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, कलेक्शन ऑफ फूड, कभी कभी ये फूड का कलेक्शन भी करते हैं, और सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं। मृदा अपरदन, यानी कि जब जड़ें मिट्टी को बांधे रहती हैं जिस कारण से हवा
मिट्टी को उड़ा नहीं पाती हैं और मृदा अपर्दन यानी कि सॉइल इरोजन को भी ये रूट्स रोकते हैं। रूट्स किसी किसी में मॉडिफाइड होकर के स्टोरेज, फूड स्टोरेज का भी काम करते हैं। जैसे गाजर में, मूली, शकरकंद में फूड स्टोर हो जाता है रूट में ही, और जिसको हम खाते हैं। इसमें प्राप रूट यानी जो बरगद की प्राप रूट होती है वो बरगद के पेड़ को सपोर्ट का काम करती है। मक्के की जो स्तंभ जड़ें होती हैं वो भी एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल है। दलदली इलाकों में जड़ें बाहर निकल जाती हैं और रेस्पिरेशन का भी काम करती हैं। जैसे जो भी दलदली इलाकों में पेड़ पौधे उगते हैं जिनको हम प्न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्न्यूमेटोफोर क्या है? ये एक प्लांट है जो दलदली रीजन में उगती हैं और इनकी जड़ें जैसे दलदली रीजन से बाहर निकलती हैं सिर्फ क्या करने के लिए? सांस लेने के लिए। ठीक है, तो ये एडवेंटिशियस रूट्स के एग्जाम्पल हैं प्न्यूमेटोफोर जो दलदली एरिया में पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं तने पे। जड़ में इतना ही है और मैंने बाकी सर्च कर लिया था और कुछ खास नहीं है। आप स्टेम में आएंगे, तना। तना मुख्य क्या होता है? जो पृथ्वी के मतलब जमीन से जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है वो तना होता है। ये मुख्य अक्ष से जो जड़ के ऊपर विकसित होता है और पत्तियों में फूलों को, फलों को सहारा देता है। ये तना कहलाता है। तना जो सीधा खड़ा है जमीन के ऊपर, सॉरी ये मैंने बना दिया, ये आपका पूरा तना हो गया। तना क्या करता है? ये भी प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्लांट को ग्रो करता है और तना में भी कभी कभी फूड का स्टोरेज होता है। ठीक है, जैसे आपका जो आलू है, आलू ये एग्जाम्पल में पूछने वाला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आलू यानी कि पोटैटो, अदरक, जिंजर, हल्दी, टर्मरिक, उसके बाद आपका अरबी, प्याज और लहसुन। अरबी, प्याज, अनियन और लहसुन, गार्लिक, ये सारे आपके क्या है? स्टेम है। क्या है सब? ये स्टेम है। ध्यान दीजिएगा फिर से। पोटैटो, आलू, अदरक, हल्दी, अरबी, प्याज, लहसुन, ये सब क्या है आपके? ये सब स्टेम के एग्जाम्पल्स हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछले साल यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न ये हल्दी, हल्दी, आलू और अदरक क्या है ये? तो ये तने हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। तनों का मुख्य काम क्या होता है? सर्कुलेशन का। सर्कुलेशन किसका? इनका जो मेन काम होता है ये सर्कुलेशन का, जो इम्पोर्टेंट हो मैं बता रहा हूँ। मेन काम है सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ वाटर, पानी का और मिनरल्स का। ठीक है, ये वाटर को, मिनरल्स को सर्कुलेट करते हैं जड़ों से। जड़ें जो यानी कि रूट हेयर, मेनली रूट हेयर जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं वो जड़ से तनों में जाता है। तने क्या करते हैं? इस वाटर को, मिनरल्स को पौधे के डिफरेंट पार्ट में भेजते हैं। ठीक है, और इसके लिए इसमें दो विशेष रचनाएं होती हैं। इसको बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम से ये जाइलम है, ये जाइलम से आप सीधे समझिए जल, ये जल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और फ्लोएम क्या करते हैं? बाकी सारे मिनरल्स, फूड मटेरियल को ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। मिनरल्स एंड अदर फूड मटेरियल को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम। जाइलम से आप जल याद रखिए और फ्लोएम से रेस्ट अदर मिनरल्स एंड फूड मटेरियल वाज ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम।
ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। जाइलम जल का संवहन करती है, फ्लोएम मिनरल और फूड मटेरियल का संवहन करती है पौधे के डिफरेंट पार्ट में। संवहन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। स्टेम में, ये जो स्टेम है, स्टेम में नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। जैसे देखिए ये ऐसे एक ब्रांच निकला, तो ये ब्रांच यहाँ पे जो होता है ये नोड होता है। क्या होता है? नोड। नोड से ही ब्रांच निकलते हैं, नोड से ही क्या होते हैं? ब्रांच निकलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये नोड है, ठीक है, यहाँ से ब्रांचिंग हुई है, यहाँ से ब्रांचिंग हुई है। दो नोड के बीच की जगह को ये वाला बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोलता है? इंटरनोड। स्टेम में क्या होते हैं? नोड्स और इंटरनोड होते हैं। रूट में क्या होते हैं? नोड और इंटरनोड नहीं होते हैं। नोड से ब्रांचेज निकलती हैं, और इंटरनोड क्या है? दो नोड्स के बीच का स्पेस, दो नोड्स के बीच का जगह, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। तने में मतलब ये जो आपका स्टेम है, ठीक है, स्टेम, तने में क्या है कि इसका जो शीर्ष भाग यानी ऊपर का भाग है, ये जो टर्मिनल, इसको बोलते हैं टर्मिनल। ऊपर के भाग को टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। और ये सब जो पार्ट है, ऊपर के पार्ट को छोड़ के बीच वाले पार्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एक्सिलरी। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एक्सिलरी, ठीक है। ये आपके टर्मिनल और एक्सिलरी। तो तने में टर्मिनल और एक्सिलरी कलियां होती हैं। क्या होती हैं? बर्ड्स निकलते हैं। ये टर्मिनल बर्ड्स निकलते हैं और यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड्स निकलते हैं। टर्मिनल बर्ड से हाइट में ग्रोथ होता है। ये टर्मिनल बर्ड से इसकी क्या होता है? हाइट। नोट कर लीजिएगा इसको। टर्मिनल बर्ड से प्लांट की हाइट में ग्रोथ होता है, और एक्सिलरी बर्ड से क्या होता है? एक्सिलरी बर्ड से ब्रांचेज निकलती हैं। क्या निकलती हैं? BRAN, ब्रांचेज निकलती हैं। ध्यान में रखिएगा दोनों बात। जो स्टेम है, ऊपर वाले पोर्शन को जब प्लांट ग्रो कर रहा है अभी, तो टर्मिनल बर्ड होता है, और टर्मिनल बर्ड के नीचे सब ये एक्सिलरी बर्ड होते हैं। तो एक्सिलरी बर्ड से ब्रांचेज ग्रो करती हैं, और टर्मिनल बर्ड से क्या होता है? प्लांट हाइट में ग्रोथ करता है। क्लियर हो गया? ये इंपॉर्टेंट था। आगे स्टेम का काम भी सपोर्ट करना, प्लांट को सीधा खड़ा रखने के लिए। ट्रांसपोर्ट का काम, ट्रांसपोर्ट किसका? वाटर का, फूड मटेरियल का, मिनरल्स का। स्टेम का काम फिर से स्टोरेज का, यानी कि इसमें फूड मटेरियल कहीं कहीं किसी स्टेम में स्टोर हो जाते हैं। और रिप्रोडक्शन का भी काम करते हैं, यानी कहीं कहीं स्टेम से, एक स्टेम को काट करके हम पूरे प्लांट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे गुलाब, आपको बताएंगे अभी आगे एग्जाम्पल। गुलाब से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव मतलब जिसमें सिंगल पेरेंट से ग्रोथ कर लिया जाता है। कुछ लीफ को हम अगर जड़ जमीन में लगा दें तो उससे प्लांट ग्रो कर जाता है, कुछ स्टेम को लगा दें तो उससे प्लांट ग्रो कर जाता है। इसी को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और इसमें स्टेम या लीफ का पार्ट या स्टेम का पार्ट इसमें हेल्प करते हैं। तो तना होता है, क्या होता है? रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। कभी कभी तना जो है अपने प्रोटेक्शन के लिए इसकी पत्तियां कांटे में बदल जाती हैं। जैसे नींबू के प्लांट में पत्तियां कांटे में बदल जाती हैं, जो अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्शन मोड में जाती हैं कि कोई नींबू न तोड़े, पौधे को नुकसान न पहुंचाए। तो स्टेम क्या करती हैं? सेल्फ प्रोटेक्शन मोड में कांटे वगैरह का निर्माण करती हैं, ठीक है। कुछ तने क्या होते हैं? चढ़ने के लिए टेंड्राइल का निर्माण करती हैं। जैसे अंगूर में क्या होते हैं कि स्टेम टेंड्राइल का आगे, सबसे आगे टेंड्रिल होता है। वो क्या करता है कि कहीं भी किसी ब्रांचेस पे लटकने चढ़ने के लिए उसका यूज करता है। यानी कि टेंड्रिल क्या है? स्टेम का एक पार्ट है जो प्लांट को हाइट में ग्रो करता है, किसी पर लटक के चढ़ने के लिए। सपोर्ट तुरंत कैच कर लेता है, किसी ब्रांच को पकड़ लेता है। तने में जो मैंने बताया था आपको वैस्कुलर टिश्यू, यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम, ये वैस्कुलर टिश्यू है। तने का जो वैस्कुलर टिश्यू है इसको वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। ये जाइलम हो गया और फ्लोएम हो गया, ठीक है। जाइलम से मैंने बताया था, जाइलम मीन्स जल, यहाँ का वाटर ट्रांसपोर्टेशन करता है। फ्लोएम मतलब मिनरल और फूड मटेरियल। ये ऐसे ही आप प्लांट को जब काटते हैं तो इसमें रिंग दिखते हैं,
जैसे मान लो कि लकड़ी की मोटी गुल्ली वगैरह कटती है, जिससे हम लोग घरों में अपना जंगला और बाकी चीज़ बनवाते हैं, तो आप देखेंगे रिंग बनती है। तो जितनी रिंग होती है प्लांट उतना ही साल पुराना होता है। तो ये एक थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, रिंग से इसको वलय भी बोलते हैं। तो जितनी रिंग होती है प्लांट उतने ही वर्ष पुराना होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका जो आउटर लेयर होता है स्टेम का सबसे आउटर लेयर ये एपिडर्मिस कहलाता है, और ये बार्क में किसी किसी प्लांट में मोटे मोटे छिलके में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बार्क बोलते हैं। एपिडर्मिस इज कन्वर्टेड टू बार्क, जो डेड हो जाता है। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है पत्ती। जड़ हो गया, तना हो गया, अब आते हैं पत्ती पे। ठीक है, आपका पत्ती यानी कि लीफ। पत्ती में एक पिटियोल है और ये लैमिना होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, लैमिना। लैमिना को हिंदी में फलक, फलक बोलते हैं। ठीक है, ये जो डंडी टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसको पिटियोल, और इससे वेन निकली जाती हैं। ये आपका मिड रिब हो गया जो बीचों बीच होता है। ठीक है, और इससे साइड वेन निकली रहती हैं, साइड वेन होती हैं। ठीक है, पत्ती इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही पत्तियां फोटोसिंथेसिस का कार्य करती हैं, और पत्ती के नीचले वाले पोर्शन में स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा ये मतलब होठ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें बीच में छेद होता है, इससे ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, और वाटर वेपर भी इससे निकलते हैं स्टोमेटा से। फोटोसिंथेसिस पौधे के सभी ग्रीन प्लांट में होता है, पार्ट में होता है। फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था कि फोटोसिंथेसिस क्या है। एक बार मैं थोड़ा सा, जो एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लेता है कि कितने मॉलिक्यूल वाटर और कितने मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं जो ग्लूकोज, और कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बनाते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये देख लीजिएगा, फोटोसिंथेसिस में प्लांट की जड़ों से जो वाटर रूट हेयर एब्जॉर्ब करते हैं, और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट। तो ये क्या होता है, सनलाइट में क्लोरोफिल यानी कि पौधे के सभी हरे भागों द्वारा ये फोटोसिंथेसिस का कार्य होता है, जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। ग्लूकोज C6H12O6, ये इसको बोलते हैं ग्लूकोज, ये बनता है, और ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 6 वाटर मॉलिक्यूल, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं सनलाइट में पौधे के सभी हरे भागों में, तो ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल बनते हैं, यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन का रेशियो 1:6 का है, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो 6:6 का है। 6 मॉलिक्यूल वाटर के, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के आपस में ये मिल करके ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट हो गया, और ऑक्सीजन रिलीज होता है। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है दिन में, ठीक है, ऑक्सीजन क्लास 4 की बुक में है कि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू दिन में रिलीज होती है, दिन में मुक्त होती है, रात में नहीं। क्लास 4 की बुक में है, और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि सिर्फ दिन में ऑक्सीजन निकलती है फोटोसिंथेसिस, रात में नहीं। ठीक है, और इस पर क्वेश्चन भी आता है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो क्यों नहीं सोना चाहिए, मेन रीजन यही है कि रात में फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, यानी कि रात में ऑक्सीजन गैस निकलता नहीं है। ठीक है,
तो जब ऑक्सीजन गैस निकलता नहीं है तो अगर आप रात में पेड़ के नीचे सोएंगे तो आपको सफोकेशन महसूस होगा, इसीलिए रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रांसपीरेशन। क्या आता है? ट्रांसपीरेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन यानी कि वाष्प का निकलना, पानी का निकलना, ये ट्रांसपीरेशन, या वाष्प का निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है जो प्लांट एब्जॉर्ब किए रहते हैं, वो पत्तियों के जो निचले लेवल पे स्टोमेटा पाई जाती है, लैमिना के निचले वाले पोर्शन पे वहाँ स्टोमेटा पाया जाता है। तो उस स्टोमेटा से ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर बाहर निकल जाता है। अब बच्चे एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, हम लोग बचपन में भी एक्सपेरिमेंट किए हैं। किसी भी गमले में रात को पन्नी बांध दीजिए, सुबह देखेंगे कि पूरा पन्नी के अंदर पानी की बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं। तो वो ये शो करती हैं कि पौधे ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू, यानी कि वाष्पोत्सर्जन प्रोसेस के थ्रू एक्स्ट्रा वाटर क्या होते हैं वो बाहर निकाल लेते हैं थ्रू स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का मेन रोल है यहाँ पे। ठीक है, अब रिस्पिरेशन यानी कि श्वसन। जस्ट लाइक एनिमल, प्लांट भी तो रिस्पिरेशन करते हैं। जैसे ह्यूमन ऑक्सीजन लेते हैं, वैसे प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं कैसे? स्टोमेटा के माध्यम से। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के माध्यम से लीफ में गया, लीफ में फोटोसिंथेसिस हुआ, उसके बाद भोजन का निर्माण हुआ। जो रिस्पिरेशन होता है, इम्पॉर्टेंट है, जो रिस्पिरेशन होता है यानी कि जो CO2 का इनटेक होता है, क्या होता है? इनटेक ऑफ CO2, ये दिन रात यानी 24 आवर होता है। क्या होता है? 24 आवर होता है। ये ध्यान में रखिएगा कि जो रिस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू CO2 का जो इनटेक है वो ऑल डे ऑल नाइट ये होता रहता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका फ्लावर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसका पार्ट है, प्लांट्स का पार्ट है फ्लावर। फ्लावर क्या है? फूल क्या होते हैं? सुंदर और आकर्षक होते हैं, रंग बिरंगे फूल। फूलों को कुदरत ने आकर्षक इसलिए बनाया है कि इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट हो और पॉलिनेशन में हेल्प करें। इसलिए फूल सुंदर और आकर्षक और खुशबूदार, उनकी खुशबू भी बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे होती है। मेरे घर के सामने तो रातनाई लगी है, रात के समय इतनी अच्छी खुशबू आती है कि बस मन करता है कि रात में उसी पेड़ के बगल में रहें। तो फ्लावर इसीलिए सुंदर, आकर्षक और रात में भी और दिन में भी बहुत अच्छा फ्लेवर, खुशबू छोड़ते हैं। तो हम फूल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये यहाँ पे एक ग्रीन पार्ट होता है, एक पत्ती होगी, कहीं कहीं दो पत्तियाँ होती हैं। ठीक है, और इसके बाद इसका कलरफुल ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और यहाँ से ऐसे स्ट्रक्चर निकला है और एक स्ट्रक्चर आपका ऐसे होता है। ठीक है, तो ये आपका, इसको बोलते हैं सीपल यानी कि जो हरा भाग होता है, हरी पत्ती, छोटी सी पत्ती टाइप की स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये सीपल है। और उसके बाद जो कलरफुल पार्ट होता है पौधे का, उसको बोलते हैं पीटल यानी कि पंखुड़ी। जो पंखुड़ी क्या होती है? कलरफुल होती है, अट्रैक्टिव होती है, सुंदर होती है, रंग बिरंगी होती है, कटी फटी विभिन्न डिजाइनों में होती है। ठीक है, आप ये सीपल याद रखिएगा, ये आउटर लीफ टाइप का स्ट्रक्चर है। जैसे गुलाब में देखेंगे नीचे हरा होता है, हरी पत्ती टाइप की स्ट्रक्चर होती है, इसको सीपल बोलते हैं। और पीटल ये
जो रंगीन पत्ती होती है। ठीक है, अब ये आपका ओवरी है, जो फूला हुआ भाग है ये क्या है, तो आपका ओवरी है। और इस ओवरी में कई सारे ओव्यूल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ओव्यूल, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, ये आपके गोल गोल छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, इसको बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं? ओव्यूल। ये ओवरी के ऊपर जो इस वाले पूरे पोर्शन को यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ तक, ये पूरा पोर्शन आपका जो है ये लगभग फीमेल स्ट्रक्चर है। क्या बोलेंगे इसको? फीमेल स्ट्रक्चर। इसको ये सबसे टॉप मोस्ट का जो स्ट्रक्चर हो गया, ये जो गोल सा थोड़ा सा चपटा स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, ये चिपचिपा होता है। ठीक है, इसी पे पॉलन ग्रेन के एंथर, ये पॉलन ग्रेन के एंथर उड़ करके यहाँ पे जाके चिपक जाते हैं, और फिर इससे होते हुए ये जो डंडी होती है इसको बोलते हैं स्टाइल, STYLE, स्टाइल। स्टिग्मा हो गया, ये डंडी स्टाइल हो गई। इसी स्टाइल से होते हुए एंथर कहाँ जाते हैं? ओवरी में। ओवरी में जैसे ओव्यूल के पास गए तो यहाँ ओव्यूल में इनका क्या होता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन में क्या बनता है? गैमीट बनता है। क्या बनता है? सॉरी, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाएगा। गैमीट तो आपका मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग होता है। जैसे इसमें ओव्यूल है, ये आपका फीमेल गैमीट है, यहाँ पे एंथर है, ये आपका मेल गैमीट है। तो फीमेल स्ट्रक्चर के बारे में आपने समझ लिया। ये सबसे टॉप मोस्ट स्टिग्मा, ये चिपचिपा होता है, इस पे एंथर आके चिपक जाता है पॉलन ग्रेन, और ये डंडी होती है स्टाइल। स्टाइल से होते हुए पॉलन ग्रेन या एंथर अंदर आता है, और ओवरी में ओव्यूल, कई सारे ओव्यूल होते हैं। इसमें भी क्वेश्चन आ गया है कि ओवरी में एक ओव्यूल होता है या कई सारे, तो कई सारे ओव्यूल होते हैं। 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। ठीक है, सिंगल ओव्यूल नहीं होता है। तो ओवरी में क्या होता है? ओव्यूल है। ठीक है, इसी ओव्यूल में ये आपका एंथर जाता है, फ्यूज होता है और जाइगोट बनाता है। क्लियर है? इस जाइगोट के बाद यही आगे फर्दर डेवलप होता है, तो ये सीड बनाता है। ठीक है, और ध्यान ये रखिएगा कि जो ओवरी है ये तो सीड बनाया, क्या? जाइगोट। अब ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट बनता है। इंपॉर्टेंट है ये। ओव्यूल से क्या बनता है? फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनता है। ओवरी से फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? फ्रूट बनता है। जैसे फल होता है ना, ये फल अंदर सीड है, तो ये सीड आपके ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन से बना है, और ओवरी से पूरा ओवर और फ्लेसी जो है आपका स्ट्रक्चर जो बना है फल का बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया है, मेहनत किया है, तब ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है। तो ये मैंने आपको फ्लावर के बारे में पूरा बता दिया। ठीक है, हाँ। अब इसमें जो मेल स्ट्रक्चर होता है, देखिए ये आपका जो मेल स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं पुंकेसर। इसको बोलते हैं पुंकेसर, यानी कि मेल स्ट्रक्चर। इसमें सबसे जो ऊपर होता है ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, इसको बोलते हैं पॉलन सैक, POLLEN, पॉलन सैक। और पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन यानी कि एंथर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंथर। पॉलन ग्रेन, ये पॉलन सैक है। सैक एक छोटा छोटा देखिएगा स्ट्रक्चर है, गुड़हल का फूल तुरी है, उसमें सबसे ऊपर एक पतली डंडी होती है। पतली डंडी फूल के ओव्यूल से निकली रहती है, और उसमें सबसे ऊपर जो है पॉलन सैक होता है। उस पॉलन सैक को हल्का सा रब करेंगे तो बहुत सारे एंथर उसमें से आपके हाथों पे चिपक जाएंगे। ठीक है, एंथर। और ये जो पतली स्ट्रक्चर है जो जाकर के इसे फ्लावर से लगा रहता है, तो इसको हम स्टमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टमन। ये ध्यान में रखिएगा, स्टमन, पॉलन सैक। पॉलन सैक में क्या होता है? एंथर होता है। जो मेल स्ट्रक्चर है इसको पुंकेसर, मेल स्ट्रक्चर को पुंकेसर। ठीक है, जो मेल स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं पुंकेसर, यानी कि एंड्रोसियम।
एंड्रोसियम, और जो फीमेल स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं गाइनोसियम, स्त्री केसर, स्त्री केसर यानी कि गाइनोसियम। ठीक है, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर में क्या क्या है, आपका जो है इसमें स्टमन हो गया, ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है स्टमन हो गया, ठीक है, और ऊपर क्या है पॉलन सैक है, पॉलन सैक में क्या आपके एंथर पाए जाते हैं। एंड्रोसियम में क्या आपका स्टेमन, पॉलन सैक, पॉलन सैक मतलब सैक मतलब समझ ही रहे हैं आप, सैक छोटा छोटा होता है और उसमें क्या होते हैं पॉलन ग्रेन होते हैं यानी एंथर, पॉलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं एंथर बोलते हैं। ठीक है, एंथर इज जस्ट लाइक स्पर्म ऑफ ह्यूमन, ऐसे समझ लीजिए आप, जैसे फूलों का एंथर और मेल का स्पर्म हो गया। ठीक है, जो ओवम होता है फीमेल में, वही इस फूल के ओवरी में ओव्यूल होता है, एग जो होता है एक आपका ओव्यूल हो गया प्लांट में। ठीक है, और इस ओवरी स्ट्रक्चर को बोलते ही हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। थोड़ा सा इसके बारे में और बता दे रहा हूँ, फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। फ्लावर का स्ट्रक्चर है ये, सबसे बाहर जो हम फूल को पकड़ते हैं तो सबसे बाहर ये सीपल हो गया, हरा वाला पत्ती टाइप पत्ती तरह का स्ट्रक्चर, उसके ऊपर पीटल होते हैं जो कलरफुल रंग बिरंगे फूलों की पंखुड़ियाँ होती हैं, उसको पीटल बोलते हैं। ठीक है, अब जो फीमेल स्ट्रक्चर है जिसको हम स्त्री केसर बोलते हैं, इसमें ओवरी आता है, ये गोल वाला जो स्ट्रक्चर है ओवरी हो गया। ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल, अनेक ओव्यूल पाए जाते हैं, और ओवरी जो है ऊपर आगे बढ़ता है, एक नली नुमा स्ट्रक्चर होता है, स्टाइल, और सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा, स्टिग्मा चिपचिपा होता है। इसी चिपचिपे होने की वजह से एंथर क्या होते हैं इस स्टिग्मा पर चिपकते हैं और स्टाइल के माध्यम से होते हुए ओव्यूल से आकर के फर्टिलाइज हो जाते हैं और यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब फर्टिलाइज जैसे होगा मेल और फीमेल गैमीट तो जाइगोट बनता है, जाइगोट क्या करता है आगे फर्दर डिवीजन के बाद सीड बनाता है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है पतली एक फिलामेंट टाइप की स्ट्रक्चर होती है और उसके ऊपर सैक पे जाते हैं, तो ये आपका क्या होता है मेल स्ट्रक्चर होता है, इसको पुंकेसर या एंड्रोसियम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं, वही पॉलन ग्रेन हवा के माध्यम से कीटों के माध्यम से उनके पैर में चिपक जाते हैं, हवा के माध्यम से उड़ करके स्टिग्मा पे चला जाता है। या तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा उसी फूल में या दूसरे फूल में पॉलिनेशन होता है हवा के माध्यम से उड़ करके। जितना क्लियर हो गया, जो मेल स्ट्रक्चर है एंड्रोसियम में, इसमें आपका क्या हो गया ये फिलामेंट हो गया, फिलामेंट के ऊपर आपका पॉलन सैक हो गया, सॉरी स्टमन, स्टमन के ऊपर पॉलन सैक। ठीक है, इतनी क्लियर हो गया आपको। अब आगे चलते हैं। अब इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट, हाँ ये प्लांट के लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हैं ये आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। 17 न्यूट्रिएंट जो है प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, पोषक तत्व, जो पोषक तत्व प्लांट को चाहिए अपने ग्रोथ के लिए, वो इसमें से 2 इसके पार्ट होते हैं, जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो प्लांट को ज़्यादा चाहिए यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, MACRO माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि इसको बोलते हैं मुख्य पोषक तत्व। क्या बोलते हैं? मुख्य पोषक तत्व, ये होते हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें आपका 6 एलिमेंट हैं, वो है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसको हम NPK बोलते हैं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अलावा आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, टोटल 6। ठीक है, टोटल 6 आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, जिसमें NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये मेन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर ये भी आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके बाद आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो प्लांट के ग्रोथ में माइक्रो यानी कि माइक्रो मतलब कम, माइक्रो माने ज़्यादा,
इससे आप समझ लीजिएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि पेड़ पौधों को ज़्यादा चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन यूरिया से मिल जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम यूरिया से, पोटास से, और डाई वगैरह मिलाते हैं किसान, खेत में डालते हैं यूरिया, पोटास, डाई, तो उससे मिल जाता है उनको। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर भी छिड़काव करते हैं, ये भी डालते हैं। तो इसकी माइक्रो न्यूट्रिएंट ये तो इम्पॉर्टेंट है, इनको चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं यानी कि इनको बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। माइक्रो यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व में क्या आ गए आपके, इसमें आपका आयरन, मैग्नीज, बोरान, मालिब्डेनम, कॉपर, क्लोरीन और निकिल, ये एलिमेंट हो गया। क्या क्या हो गया, ध्यान से सुनिएगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट में आयरन, मैग्नीज, बोरान, मालिब्डेनम, कॉपर, जिंक, क्लोरीन और निकिल, ये आपके हो गए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब किसी न्यूट्रिएंट की कमी से क्या बीमारी हो जाती है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। नाइट्रोजन की कमी से, नाइट्रोजन की कमी से, नाइट्रोजन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो नाइट्रोजन की कमी से क्या होती हैं, पत्तियां पीली हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, जब भी पत्तियां पीली पड़ें तो आप समझिएगा कि उस प्लांट में नाइट्रोजन की कमी हो गई है। और नाइट्रोजन की कमी होने से पत्तियां पीली होने के साथ साथ उनका प्लांट का ग्रो रुक जाता है। ठीक है। फास्फोरस की कमी से पत्तियां आपकी बैगनी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, पत्तियां बैगनी कलर की जाती हैं और इसमें भी इसमें भी ग्रो क्या होता है, रुक जाता है, पौधे का ग्रोथ रुक जाता है। पोटेशियम की कमी से पत्तियों के किनारे और ऊपरी भाग झुलसने लगते हैं और इनका जो किनारा टिप होता है वो जल जाता है। आप कभी देखिएगा एरेका पाम वगैरह की पत्तियां, जब आप कुछ पोटेशियम की कमी होती है तो किनारे पूरा झुलस जाती हैं और पत्तियां लगभग जो है झुलस के उनका टिप लगता है जैसे कि जल गया। तो ये पोटेशियम की कमी से होता है। ठीक है। कैल्शियम की कमी से जो नई पत्तियां होती हैं वो विकृत हो जाती हैं, ऐसे आड़ी तिरछी गोल मटोल, वो मतलब बिल्कुल एकदम विकृत हो जाएंगी और फल सड़ने लगते हैं। फल क्या होते हैं, फल इससे सड़ने लगते हैं। किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से। और इसमें एक बीमारी है ब्लॉसम इन रूट, यानी कि जो फल सड़ने लगते हैं उसी को बोलते हैं ब्लॉसम इन रूट। ठीक है। यानी कैल्शियम की कमी से क्या होता है, पत्तियां विकृत हो जाती हैं, नई पत्तियां निकलती हैं वो विकृत हो जाती हैं। ठीक है। और फल सड़ने लगते हैं, जिसको हम ब्लॉसम इन रूट बोलते हैं। उसके बाद आता है मैग्नीशियम की कमी से पत्तियों में नसों के बीच पीलापन आ जाता है। ठीक है। इसकी जो नसें होती हैं, पत्तियों की जो नसें होती हैं वो पीला पड़ने लगती हैं। ठीक है। और इसमें इंटरवेनल क्लोरोसिस कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंटरवेनल क्लोरोसिस बोलते हैं। किसी कमी से होता है, मैग्नीशियम की कमी से होता है। नसें जो पत्तियों में नसों के बीच, जगह सारे नसें होते हैं उसके बीच पूरा पार्ट पीला हो जाएगा, जिसको इंटरवेनल क्लोरोसिस कहते हैं। ये मैग्नीशियम की कमी से होता है। जिंक की कमी से पौधे बौने हो जाते हैं और पत्ते भी छोटे होते हैं। ठीक है। जिंक की कमी से पौधे बौने और छोटे होते हैं। इसको लिटिल लीफ डिसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिटिल लीफ डिसीज बोलते हैं। जिंक की कमी से क्या होते हैं, पौधे बौने
और पत्तियां भी छोटी हो जाती हैं, पत्तियां छोटी होती हैं, पौधे भी छोटे हो जाते हैं, बौन हो जाते हैं, जिसको लिटिल लीफ डिसीज कहते हैं। बोरान की कमी से बोरान क्या होता है? बोरान माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। आपका जिंक भी माइक्रो न्यूट्रिएंट था, ठीक है। तो बोरान की कमी से ब्राउन हार्ट, ये ब्राउन हार्ट जो डिसीज है भूरा कलर हो जाता है, पत्तियों का कलर भूरा हो जाता है। फूल गोभी में ब्राउन हार्ट डिसीज हो जाता है। फूल गोभी में ब्राउन हार्ट डिसीज हो जाता है बोरान की कमी से। तो ये सारी बीमारियां थी। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, 17 इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं पेड़ पौधों के लिए, ठीक है, जिसमें से 6 होते हैं मुख्य पोषक तत्व, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एनपीके मेन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया। माइक्रो यानी कि ज़्यादा चाहिए, मुख्य, माइक्रो मतलब मुख्य, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एनपीके, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये भी आपके माइक्रो मुख्य पोषक तत्वों में है, ठीक है। 6 आपके मुख्य पोषक तत्व हो गया। उसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, MICRO, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसमें आपके आयरन, मैग्नीज, बोरान, मॉलिब्डेनम, कॉपर, जिंक, क्लोरीन और निकिल है, ठीक है। और इससे होने वाली बीमारियां मैंने आपको बता दी। नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली हो जाती हैं, ग्रोथ रुक जाता है। फास्फोरस की कमी से पत्तियां बैंगनी कलर की हो जाती हैं, ग्रोथ रुक जाता है। पोटेशियम की कमी से पत्तियों के किनारे और ऊपरी भाग झुलसने लगते हैं, जिसको टिप बर्न कहते हैं। कैल्शियम की कमी से नई पत्तियां विकृत हो जाती हैं, फल सड़ने लगते हैं, जिसको ब्लॉसम इंड रूट कहते हैं। मैग्नीशियम की कमी से पत्तियों में नसों के बीच पीलापन आ जाता है, जिसको इंटरवेनल क्लोरोसिस कहते हैं। पीला होना यानी क्लोरोसिस का मतलब होता है पीला होना। जब पत्तियां पीली होती हैं, कहीं क्लोरोसिस लिखा है तो समझ लीजिएगा क्लोरोसिस यानी पत्तियां पीला हो रही हैं, किसी न किसी माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, ठीक है। जिंक की वजह से पौधे बौने और पत्तियां भी छोटे होने लगती हैं, जिसको लिटिल लीफ डिसीज कहते हैं। अब बोरान की कमी से ब्राउन हार्ट होता है फूल गोभी में, भूरा रोग कहते हैं इसको, ब्राउन हार्ट। अब आता है पौधों में जनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। रिप्रोडक्शन मैंने आपको अभी बताया है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट क्या है? पौधों की संख्या को बढ़ना है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये, पौधों की संख्या बढ़ना। ये पौधों का जो रिप्रोडक्शन होता है 2 तरह का होता है। एक तो होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल पार्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ एक पार्ट से ही ये ग्रो करने लगती है। जैसे किसी पौधों में स्टेम से, तो किसी पौधों में लीफ से। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था। जैसे मोनोकाट प्लांट में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट की आवश्यकता पड़ती है। अभी जैसे गुड़हल का आपको मैंने फ्लावर स्ट्रक्चर बताया था, इसमें मादा जननांग और पुरुष जननांग दोनों है, अलग अलग, एंडोसियम, गाइनोसियम, ओवरी एंड आपके गाइनोसियम में यानी कि फीमेल जो पार्ट है, सेक्स पार्ट है प्लांट में, और फीमेल में क्या क्या पार्ट है आप रिवाइज कर लीजिए फिर से। ओवरी हो गया, ओवरी के नीचे के अंदर कई सारे ओव्यूल पाए जाते हैं, और उसके ऊपर फिलामेंट है, नहीं स्टाइल है, स्टाइल के ऊपर क्या हो गया आपका स्टिग्मा पे जो चिपचिपा होता है उस पे एंथर चिपक के स्टाइल के माध्यम से ओवरी के माध्यम के अंदर ओव्यूल में चले जाते हैं, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। और मेल पार्ट होता है आपका फिलामेंट और पॉलन ग्रेन पॉलन सैक में पाया जाता है, पॉलन सैक्स में पाया जाता है। पॉलन सैक्स में जो पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं उसको एंथर भी बोलते हैं, ठीक है। और फिलामेंट जो पतली से स्ट्रक्चर होती है
तंतुनुमा उसी से लटके होते हैं। जैसे गुड़हल का पौधा आप फूल तोड़िएगा तो आप देखेंगे जैसे ही उसके बाहर के पोर्शन को हटाते जाएंगे, सबसे पहले आप सिपल को हटाइए, फिर पीटल को हटाइए, तो उसके अंदर आप देखेंगे एक सबसे नीचे ओवरी है और सीधे आपका स्टाइल है, और स्टाइल ऊपर जो है आपके स्टिग्मा लगा हुआ है, चिपचिपा है, और किनारे उसके जो है फिलामेंट में पॉलन सैक्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो जो रिप्रोडक्शन होता है सबसे पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें एक ही पेरेंट से नया पौधा जन्म ले लेता है। इसमें गैमीट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एसेक्सुअल में नो गैमीट, इसमें गैमीट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ध्यान दीजिएगा। एसेक्सुअल कई तरह के होते हैं। एसेक्सुअल के कई टाइप हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई टाइप हैं। सबसे पहला टाइप है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसको वानस्पतिक प्रवर्धन भी बोलते हैं। वानस्पतिक प्रवर्धन, इसमें क्या होता है, जड़, तना या पत्ती का किसी भी पार्ट से नया प्लांट को उगाया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें जैसे आलू होगा, गुड़हल यानी कि गुड़हल नहीं, आलू, रोज यानी कि गुलाब, अदरक और हल्दी, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के माध्यम से यानी वानस्पतिक प्रवर्धन के माध्यम से इनका ग्रोथ, इनका रिप्रोडक्शन होता है। आलू को हमने काट दिया, जहाँ जहाँ आँख है उसको लगा दिया। तना है, आलू में नहीं क्या है, तना है, जड़ नहीं है, तो उसको लगा दिया तो ग्रो कर लेता है। रोज का हम तना काट करके लगा दें तो उससे हो जाता है। अदरक क्या है, तना है। हल्दी क्या है, तना है, इसको काट के लगा दें तो फिर से प्लांट का रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव में इसमें जड़ से, तना से या पत्ती से नया प्लांट उग जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, आलू, गुलाब, अदरक और हल्दी। आलू, गुलाब, अदरक, हल्दी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन इससे बनते हैं। सेकंड है आपका बडिंग। बडिंग यानी कि जैसे मान लीजिए ईस्ट है, मेनली ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट ऐसे होता है स्ट्रक्चर, तो ये सीधा से अपने ऊपर एक छोटा सा बड बना लेता है। बड माने छोटा सा उभार, और ये बड जो है फिर बाद में क्या होता है, एक नया प्लांट बन जाता है और ये यहाँ से डिटैच हो जाता है, तो ऐसे ये ग्रो करता है। तो बडिंग में क्या होता है, इसमें एक छोटा सा उभार या बड की तरह का स्ट्रक्चर, यही बड, छोटा सा उभार, ये बाहर उभरने लगता है। ठीक है, और ये बाद में फिर डिटैच होकर के एक नया ईस्ट बना लेता है, जिसको बोलते हैं बडिंग। बडिंग आपका हाइड्रा में भी होता है, जो एनिमल प्लांट है ये हाइड्रा है, हाइड्रा में भी बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा है इसमें स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे कवक में, फर्न में, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू आपका रिप्रोडक्शन होता है। जैसे मान लीजिए फर्न है या कवक है, ठीक है, ये क्या करता है, धीरे धीरे ग्रोथ करके ये अपने आप को कई सारे स्पोर में डेवलप कर लेता है। ठीक है, और फिर बाद में ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर, ऊपर वाला लेयर टूट जाता है और बहुत सारे फर्न ये क्या होते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं, और इससे इनका जो है बहुत सारे फर्न के प्लांट रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये स्पोर फॉर्मेशन किसमें पाया जाता है, कवक और फर्न में। स्ट्रक्चर है, एक सेल है, इसी अपने आप अपना साइटोप्लाज्म वगैरह ये अलग अलग कर लेता है। कोशिका द्रव्य सेंटर में न्यूक्लियस आता है, फिर ये सीधा ये आउटर लेयर ब्रेक होगा और कई सारे स्पोर आप बाहर निकल जाते हैं, तो इसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। किसमें होता है, कवक और फर्न में। ठीक है, इसके बाद आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ऐसे प्लांट जिसमें फूल होते हैं, ऐसे प्लांट जिसमें क्या होते हैं, फूल होते हैं, तो उसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम होता है। तो
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप ध्यान देंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फूल में देखिएगा, यानी कि फ्लावर में एक स्टमेन है और एक आपका पिस्टिल है। क्या है? पिस्टिल है। ठीक है, पिस्टिल को हम लोग कार्पेल भी बोलते हैं, पिस्टिल या कार्पेल। ध्यान दीजिएगा, पिस्टिल या कार्पेल, ये सब इंग्लिश में याद करिएगा तो ज़्यादा सही है। ठीक है, ये मादा वाला पोर्शन होता है, यानी फीमेल पोर्शन होता है पिस्टिल या कार्पेल। ठीक है, पिस्टिल या कार्पेल यही वाला स्ट्रक्चर है। मान लीजिए गुड़हल में ये आपका ओवरी हो गया, ये आपका जो है स्टाइल हो गया और ये स्टिग्मा हो गया। ठीक है, इसी को टोटल बोलते हैं हम पिस्टिल। और इसमें कई सारे ओव्यूल होगा। ठीक है, ये तो आपके ओव्यूल होगा, ये आपका ओवरी है। ठीक है, ये आपका स्टाइल है और सबसे ऊपर चिपचिपा वाला लेयर क्या है? स्टिग्मा है। ठीक है, तो ये आपका पिस्टिल का स्ट्रक्चर हो गया। पिस्टिल यानी कि जो फीमेल पार्ट है फूल का। ठीक है, एंड्रोसियम। इसके बाद जो मेल पार्ट है ये स्टेमन है, मेल पार्ट है स्टेमन है, यानी कि जो ऐसे फूलों में ऐसे जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे पॉलन सैक्स होता है। ठीक है, ये पॉलन सैक्स में क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन, यानी कि उसको एंथर बोलते हैं। ठीक है, ये आपका फिलामेंट हो गया, फिलामेंट। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टमन। क्या बोलते हैं? स्टमन। इस पूरे स्ट्रक्चर को, इसमें पॉलन सैक, फिलामेंट और पॉलन सैक्स में एंथर पाए जाते हैं। ये स्टमन हो गया। और ये आपका जो पिस्टिल है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पूरा आपको मैंने इसके बारे में बता दिया। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन में क्या होता है आप देख लीजिए। फर्टिलाइजेशन में ओव्यूल, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको अलग से नोट कर लीजिए। ओव्यूल यानी कि जो ये ओवरी के नीचे जो छोटे छोटे ओव्यूल कई सारे होते हैं, ये ओव्यूल जो है सीड बनाते हैं जब डेवलपमेंट के बाद। ठीक है, और ओवरी जो है डेवलपमेंट के बाद क्या बनाते हैं? फ्रूट बनाते हैं, फल। जो फल के नीचे पूरे गूदे होते हैं वो बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का आपका एंथर जब इसे ओव्यूल से फ्यूज करेगा, ओव्यूल से फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा? डिप्लॉयड जाइगोट बनाएगा। डिप्लॉयड जाइगोट बनाएगा, जो फर्दर डिवाइड होकर के ये आपके एम्ब्रियो से आपका फिर सीड बन जाता है। ठीक है, इसमें एक टर्म है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? ये जो एंजियोस्पर्म है, यानी कि आवृतबीजी पौधे हैं, आवृतबीजी पौधे यानी कि एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में एंजियोस्पर्म प्लांट, एक एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, एक जिम्नोस्पर्म प्लांट होता है। तो एंजियोस्पर्म प्लांट को आवृतबीजी पौधे बोलते हैं। इसमें क्या करता है? एंथर जो है, एंथर एक से फर्टिलाइज करके जाइगोट तो बनाता ही है, लेकिन सेकेंड एंथर, ध्यान रखिएगा, एक एंथर जो है, कोई मान लीजिए एक एंथर इसके ओव्यूल से फर्टिलाइज करके एग बना दिया। ठीक है, और ये बाद में जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो से सीड बनेगा। इसमें एक सेकेंड एंथर भी, एक और एंथर क्या करेगा? ये भी फर्टिलाइज करता है। किसको करता है? पोलर न्यूक्लियाई को। ये जो सेकेंड एंथर है ये पोलर न्यूक्लियाई, सेकेंड एंथर ये पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करता है और इंडोस्पर्म बनाता है। क्या बनाता है? इंडोस्पर्म। इसको भ्रूण पोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
भ्रूण पोष। मतलब सिंपल फर्टिलाइजेशन मतलब समझ लीजिए, फर्टिलाइजेशन में एक एंथर एक ओव्यूल से फर्टिलाइज किया, एक एंथर मतलब ये जो आपके स्टेमन से यानी फूल का जो मेल पार्ट है, ये जो फूल का जो है ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। तो फूल का जो मेल पार्ट है स्टेमन, इसका जो एक पालन सेक्स में जो एंथर पाया जाता है वो एंथर स्टिग्मा से घुसा, ओव्यूल से फर्टिलाइज किया, ठीक है, डिप्लॉइड जाइगोट बनाया और एम्ब्रियो जाइगोट जो है एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ और सीड में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे हेप्लॉइड डिप्लॉइड मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो एंथर है इसमें ये हेप्लॉइड होता है और जो ओव्यूल है ये भी हेप्लॉइड होता है। हेप्लॉइड मतलब सिर्फ एक इसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। हेप्लॉइड फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉइड हो जाते हैं यानी कि डबल हो जाते हैं, क्रोमोसोम की संख्या डबल हो जाती है। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो एंजियोस्पर्म प्लांट में होता है और इसमें क्या होता है कि एंथर पहले एक ओव्यूल से फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट बना लेगा और सेकंड एंथर क्या करता है, पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, उसके ओवरी में पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, उससे फर्टिलाइज करके वो एंडोस्पर्म बनाता है। बस इसमें ये अंतर है डबल फर्टिलाइजेशन में। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लीची में जो फ्लेसी सीड के ऊपर जो फ्लेसी एरील है उसी को खाया जाता है, ठीक है। लीची के ऊपर एक सफ़ेद रंग का आवरण हो जाता है तो उसी मांसल एरील को यानी फ्लेसी एरील को खाया जाता है, ठीक है। जो बीज का जो बाहरी आवरण है ये टेस्टा, किसका, टेस्टा। लीची में जो बीज का यानी सीड का जो बाहरी आवरण है टेस्टा, TESTA, टेस्टा ही ये कन्वर्ट हो जाता है फ्लेसी एरील में। फ्लेसी मतलब मांसल एरील में, इसी को हम लीची में खाते हैं। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा लीची में, ठीक है। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लाभदायक पौधे। लाभदायक पौधे ये यूपी टेट जूनियर में इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाभदायक पौधे। तो उसी से मैंने एक लिया है। लाभदायक पौधों में आपका तुलसी आ गया। तुलसी को जड़ी बूटियों की रानी कहते हैं, प्रश्न पूछा है जड़ी बूटियों की रानी किसको कहते हैं, तो 3-4 प्लांट दे देंगे, आप तुलसी को टिक कर दीजिएगा। जड़ी बूटियों की रानी तुलसी, इसको सर्दी खांसी को ये सही करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। हाँ, तुलसी जो है नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। तुलसी 24 घंटे में से 20 घंटे ऑक्सीजन को रिलीज करता है और यह इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वातावरण में जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो तुलसी है ये वातावरण से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक गैसों को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। अब तुलसी माता जी कितनी इंपॉर्टेंट है आप समझ लीजिएगा, ठीक है। दूसरा प्लांट है आपका एलोवेरा। एलोवेरा यानी कि घृत कुमारी, ठीक है। एलोवेरा घृत कुमारी, ये क्या करते हैं, त्वचा की देखभाल करता है ये प्लांट। सब लोग स्किन केयर में इसका यूज़ करते हैं एलोवेरा का। इसका जो जूस होता है वो डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जलने वलने पे, घाव पे मलहम के रूप में इसको लगाया जाता है, ठीक है। तो ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है एलोवेरा के अंदर। नीम को कीटनाशक, ये प्राकृतिक कीटनाशक किसको कहते हैं, नीम को। इस पर प्रश्न बना है कि प्राकृतिक कीटनाशक किसे कहते हैं, तो उसमें नीम दे देगा, बबूल दे देगा और 2-3 चीज़ दे देगा, तो आप नीम पे टिक करिएगा। और नीम क्या है, ये ब्लड प्योरीफायर है, रक्त शोधक। निम्न में से रक्त शोधक पौधा कौन सा है, नीम, गुलई, अश्वगंधा, एलोवेरा, तो आप नीम पे टिक करिएगा। इसका पत्ता छाल चर्म रोगों में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब चर्म रोग को ठीक करता है। इसके बाद आपका चौथा प्लांट है गिलोय। गिलोय क्या है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। गिलोय का काढ़ा हम लोगों ने खूब पिया कोरोना काल में, जिससे इम्यूनिटी बूस्टअप हो गई। इसके बाद आता है अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है स्ट्रेस यानी कि तनाव को कम करता है और शरीर की शक्ति को बढ़ाता है। कौन, अश्वगंधा। अश्वगंधा क्या करता है, तनाव को कम करता है और शरीर की शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। इसके बाद अब भी इम्पोर्टेंट प्लांट है जैसे एरेका पाम। एरेका पाम लोग घर में लगाते हैं तो घर के अंदर की हवा को नमी प्रदान करता है। एरेका पाम घर में लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि यह इसके अंदर कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं कि घर के अंदर की हवा को ड्राई
जो हवा होती है उसको नमी देता है, और ये हवा हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, अच्छा है, स्वास्थ्यवर्धक है। और एरेका पाम क्या करता है, हानिकारक गैसों को सोखता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। यह वातावरण में उपस्थित जाइलिन, टालुइन और फॉर्मेल्डिहाइड 3 प्रदूषक हैं मेन, जो विषैले होते हैं, जाइलिन, टालुइन और फॉर्मेल्डिहाइड। इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, कौन, एरेका पाम। तो ये इंपॉर्टेंट है एरेका पाम के लिए, ठीक है। जाइलिन, टालुइन और फॉर्मेल्डिहाइड या जैसे प्रदूषक जो हानिकारक होते हैं स्वास्थ्य के लिए, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट जो है दिन रात ऑक्सीजन छोड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्नेक प्लांट, घरों में लगाना चाहिए। यह हवा से तत्व को एब्जॉर्ब करता है, ये मेनली फॉर्मेल्डिहाइड को और बेंजीन को एब्जॉर्ब करता है, कौन, स्नेक प्लांट, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजीन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसके बाद आता है मनी प्लांट। मनी प्लांट क्या होता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, ये विषैले तत्वों को सोखता है, ये भी मनी प्लांट भी। जेड प्लांट को हम धन वृक्ष करते हैं, ये जेड प्लांट को क्या बोलते हैं, धन वृक्ष, ठीक है। ये स्वास्थ्य और समृद्धि का द्योतक है जेड प्लांट। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक जिनको साइंस में रुचि है, तो ये क्लास 4 से लेकर के क्लास 12 तक का ही पोर्शन था साइंस का, और इसमें मैंने आप लोगों को सारा पोर्शन कवर कर लिया है। यूपी टेट में ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप चाहें तो यूपी टेट का सिलेबस देख सकते हैं। तो सभी शिक्षक साथी जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो अगर मेरे इस वीडियो को देख लेंगे तो 1 नंबर इसमें से कंफर्म है। जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। मैंने आप लोगों को जड़ के बारे में बताया है, मैंने बताया जड़ में रेडिकिल है, रेडिकिल से ही जड़ निकलता है, ठीक है। और ऊपर वाले पार्ट को प्लूम्यूल बोलते हैं, प्रांकुर जो सीडलिंग में बनता है, ठीक है। कटिलिडन प्लांट्स जो कटिलिडन में डेवलप कर लेता है। उसके बाद मैंने बताया कि जड़ में कोई क्लोरोफिल नहीं होती है, जड़ में नोट्स और इंटरनोट्स नहीं होते हैं। जड़ जो है पॉजिटिव टू जियोग्राफिक होता है और निगेटिव टू सनलाइट होता है, ठीक है। जड़ के प्रकार मैंने बताया, टैप रूट यानी मूसला जड़ के बारे में बताया कि यह टैप रूट डाइकाट प्लांट में पाया जाता है। डाइकाट यानी कि जिसमें ऐसे बीज जिसमें 2 फलक होते हैं, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हैं आपके आम, नीम, सरसों, चना, मटर, गाजर। और जो टैप रूट होता है इसमें एक मोटा सीधा रूट ज़मीन के अंदर जाता है और उससे प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट निकले रहते हैं। इन सारे रूट में रूट हेयर निकला रहता है बाल के समान, तो वो क्या करता है, पानी का एब्जॉर्प्शन करता है, इंपॉर्टेंट है रूट हेयर, ठीक है। इसमें टैप रूट के 3 पार्ट होते हैं। सबसे नीचे वाला पार्ट रूट कैप कहलाता है। रूट कैप में आपका ध्यान रखिएगा मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं जो हमेशा डिवाइड होते रहते हैं, लगातार डिवाइड होते रहते हैं और रूट ग्रोथ करता रहता है। रूट कैप के ऊपर आपका दूसरे पोर्शन पाए जाते हैं जो रूट कैप के ऊपर आपका जो है सेकेंडरी रूट के ऊपर प्राइमरी रूट, रूट कैप के ऊपर रीजन ऑफ इलांगेशन होता है, यानी कि यहाँ पे भी सेल डिवाइड करते रहते हैं और वो लंबाई में ग्रोथ करता है। और सबसे ऊपर वाला जो रीजन ऑफ मैच्योर्ड सेल होता है, तो रूट के सबसे ऊपर का पार्ट रीजन ऑफ मैच्योर्ड सेल है, उसके नीचे रीजन ऑफ इलांगेशन है, सबसे नीचे रूट कैप है, ठीक है। दूसरा रूट था आपका एडवेंट्रिशियस रूट, यानी कि अपस्थानिक जड़ है। ये सीधा पत्ती या तने के नीचे वाले पोर्शन से निकल जाती हैं, इसलिए इसको झकड़ा जड़ है या फाइब्रस रूट भी बोल देते हैं। जैसे गेहूँ, धान, मक्का, घास, बरगद की लटकती जड़ें, जो गन्ने में भी जो सहारा देने वाली जड़ें हैं, ये भी इसी के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद मक्के में भी ये जड़ें पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि दलदली एरिया में कुछ जड़ें जो बाहर निकल करके रिस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, उसको प्न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्न्यूमेटोफोर्स करते हैं। जड़ जो है बाहर निकल जाती है, एयर में आ जाती हैं और सांस लेने लगती हैं। उसके बाद आपका स्टेम आया। स्टेम के बारे में मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई, ठीक है। जाइलम फ्लोएम के बारे में बताया। वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम फ्लोएम, जाइलम जो है जल का
ट्रांसपोर्टेशन करता है, फ्लोएम वाटर, फ्लोएम मिनरल्स और अन्य फूड मटेरियल की सप्लाई करते हैं। स्टेम में नोड और इंटरनोड होते हैं, नोड से ही ब्रांचेज निकलती हैं, इंटरनोड दो नोड के बीच में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया आपको वेस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में हो गया। एपिडर्मिस जो बाहरी लेयर होता है जिसको जो छिलके में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक था लीफ के बारे में बता दिया। लीफ आप देखे हैं, पेटियोल है, मिडरीव है, साइड वेंस है, स्टोमेटा पाया जाता है पत्ती के निचले वाले पोर्शन में। फोटोसिंथेसिस में सभी पौधे के हरे भागों में जहाँ क्लोरोफिल पाया जाता है वहाँ फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में बता दिया था कि 6 वाटर मालिक्यूल, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल मिल करके सनलाइट में क्लोरोफिल में 1 ग्लूकोज का मालिक्यूल और 6 ऑक्सीजन के मालिक्यूल बनते हैं। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, एक्स्ट्रा वाटर स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाता है। रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन इंटेक होता है प्लांट में और CO2 का इंटेक होता है और ऑक्सीजन बाहर निकला जाता है थ्रू स्टोमेटा के द्वारा। फ्लावर के बारे में मैंने अभी आपको पूरा रिसेंट बता दिया। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो पौधों के लिए आवश्यक है, उनसे होने वाले रोग ये मैंने बता दिया। पौधों में जनन के बारे में बता दिया। जनन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि इसमें एक ही पेरेंट से नए पौधे बन जाते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको गुलाब हो गया और गुलाब हुआ, आलू हुआ, अदरक, हल्दी वगैरह हो गया। ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसके 3 तरह के पार्ट होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि उसके जड़ से, तना से या पत्ती से नया पौधा उग जाता है, जैसे आलू, गुलाब, अदरक, हल्दी। बडिंग आपका ईस्ट में होता है, छोटा सा एक बड निकलता है। ठीक है, और वो टूट के अलग हो जाता है। ये बडिंग में जैसे हाइड्रा एनिमल जो होता है, हाइड्रा में भी बडिंग से रिप्रोडक्शन होता है। स्पोर फार्मेशन कवक में, फर में स्पोर बनता है और वो ब्लास्ट होता है सेल से बहुत सारे स्पोर निकल के बाहर निकल जाते हैं। ठीक, आपके फिर मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका फूलों वाले पौधे में होता है। इसमें मेल और फीमेल पार्ट्स अलग अलग पाए जाते हैं। एंडोसियम गैनोसियम में मेल पार्ट को स्टेमन बोलते हैं और फीमेल पार्ट को पिस्टिल बोलते हैं, जो फूल के अंदर पाए जाते हैं। तो इसके बारे में मैंने डिटेल आपको बता दिया था और जो सब कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो भी मैंने वीडियो में बता दिया है। तो इसको आप देख लीजिएगा। फिर इम्पोर्टेंट प्लांट के बारे में बता दिया है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो साइंस में रुचि रखते हैं। और मेरा वीडियो ख़त्म हुआ, इसके बाद मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि इस वीडियो को आप ऑडियो मोड में भी आराम से सुनिए और समझिए। 1 नंबर पक्का है। यूपी टेट में जो भी शिक्षक साथी टेट की तैयारी कर रहे हैं और जितने भी बच्चे क्लास 4 से लेकर के क्लास 12 तक साइंस में रुचि रखते हैं, जिनका बायो सब्जेक्ट है 11-12 में, जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं सरकारी जॉब पाने के लिए, चाहे वो मास्टर की जॉब हो। हम लोग तो मास्टर की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बचाने में लगे हुए हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग भी लगिए, मेहनत करिए और जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट मैंने बनाया है उसको अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में, अपने अन्य शिक्षक साथियों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपका लाइक और सब्सक्रिप्शन ही मेरा मोटिवेशन बढ़ाएगा और फिर मैं नया वीडियो लेके आऊँगा। और मैं आप सब लोगों से वादा भी कर रहा हूँ कि 1000 सब्सक्रिप्शन हो गया तो मैं ऑनलाइन टोटल स्टूडियो के माध्यम से, जैसे कि जाने माने पहचाने टीचर्स अपना वीडियो बनाते हैं, वो मैं बनाऊंगा और आपका ज्ञान वर्धन करूंगा और आपको पास भी कराऊंगा साइंस में, ये मेरा वादा है। धन्यवाद दोस्तों।